पूजा कौल, फाउंडर ऑर्गेनिको स्टार्टअप, आज एक जाना पहचाना नाम है। सौंदर्य उत्पाद के क्षेत्र में इन्होंने अपनी पहचान बहुत तेजी से और बड़ी मेहनत से बनाई है। एंटी एजिंग गधी के दूध को, जो एक समय इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा की विश्व प्रसिद्ध सुंदरता से जुड़ा था, उसे पूजा कौल ने 21वीं सदी में न सिर्फ हेल्दी, नेचुरल, ब्यूटीफाइंग एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बेहतर जिंदगी और नए उद्योग से जोड़ा। इस इनोवेशन के लिए 2017 से अब तक पूजा कौल को काफी सम्मान मिले हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में वो बतौर सोशल एंटरप्रेन्योर चुनी गई। पूजा ने द डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल अवार्ड बतौर आउटस्टैंडिंग यंग हीरो फ्रॉम इंडिया के रूप में हासिल किया। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूजा कौल को उभरती महिला उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया। आज मन के मौसम में शामिल हो रही हैं पूजा कौल अपनी नई चुनौतियों की नई कहानी के साथ। बहुत स्वागत है पूजा आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। पूजा, आज उद्यमिता का इकोसिस्टम काफी बदल गया है। ऐसे में किसी बहुत खास सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रोजेक्ट यानी गधी के दूध को एक बड़े सौंदर्य उत्पाद उद्योग का हिस्सा बनाना, स्टार्टअप स्टैब्लिश करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल मैम, चैलेंजिंग भी था, साथ ही साथ मैं कहूँगी बहुत मजेदार भी था। एक ऐसे विषय पे मैंने सोचा काम करने के लिए जिस विषय पे आज तक किसी ने सोच भी नहीं सकते थे कि डोंकी को एक आइडेंटिटी देंगे, डोंकी मिल्क को मार्केट में लॉन्च करेंगे। चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत कौर पे बहुत ज़्यादा था। जब मैं डोंकी मिल्क के कलेक्शन के लिए लोगों तक जाती थी, जागरूकता फैलाती थी, उनको बताती थी कि हम डोंकी मिल्क से कुछ बनाना चाहते हैं, हम उसको मार्केट क्रिएट करना चाहते थे। एक टैबू उससे जुड़ी हुई थी। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पुराने विचार थे कि काला जादू करते होंगे या उनकी गधी मर जाएगी, डोंकी को कैसे मिल्क कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा तो एक सोसाइटी से रिलेटेड ही चैलेंज था जो उनके मानसिकता को दिखाता था, और एक कह सकते हैं हमारे मानसिकता को दिखाता है किसी जानवर को लेकर के हम लोग कितने डिफरेंट वे में सोच सकते हैं। टाइम के साथ हमने उस चीज को बताया, लोगों को जागरूकता फैलाई, और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया में, अपनी भारत में डोंकी मिल्क को लेकर के बहुत ज्यादा एजुकेशन क्रिएट हो गया है। आज इतने चैलेंजेस हमको नहीं आते हैं मोबिलाइजेशन के दौरान लोगों को अपने से जोड़ने में। रोज लोग खुद ही कॉल करके कह देते हैं कि हमसे डोंकी का दूध ले लीजिए, हम फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, हम डोंकी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो ये एक चेंजेस भी आया है चैलेंज के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, और यही चेंज आप लाना भी चाहती थी बिल्कुल शुरू से। तो पूजा, एक बात और है कि लद्दाख में आप जो नया प्रोजेक्ट कर रही हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, और शायद खुद लद्दाख के लोगों ने आपको अप्रोच किया इसके लिए, तो कैसा काम चल रहा है वहाँ? मैं ये कहना चाहूंगी, लद्दाख में हम प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे, लद्दाख में लद्दाख के लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हम सिर्फ एक जरिया थे, हमने सिर्फ एक मोटिवेशन फैक्टर बन के उनके सामने रहे हैं। उन लोगों ने अप्रोच किया था, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे डोंकी फार्मिंग करने में, साथ ही साथ डोंकीज के पॉपुलेशन पे काम करने में, जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं। वो प्रोजेक्ट चलाया उनसे जा रहा है, प्रोजेक्ट फंडेड बाय कम्युनिटी है, अभी रन भी वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग कर रहे हैं। डोंकीज का पालन, देखभाल, मिल्किंग, सब कुछ वो लोग खुद ही कर रहे हैं। हम लोगों ने बस एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, आप कह सकते हैं, या उनको समझाया कि वो किस वे में शुरुआत कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है। लद्दाख में डोंकी का जो पॉपुलेशन है, गधियों का और गधे का पॉपुलेशन है, साथ ही कम भी होता जा रहा है, बट अगर मैं स्ट्रे डोंकीज की बात करूं, वो बढ़ता जा रहा है। लोग मैकेनाइजेशन के कारण, नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण डोंकीज को छोड़ रहे हैं।
उस डोंकीज को रोड पे छोड़ दिया जाता है और बहुत जो वहाँ की जो रोड्स आप कह सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है, बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं डोंकीज के। जो डॉग्स होते हैं कभी वो खा जाते हैं, तो उन लोगों को उनके लिए कुछ करना था। हमने उनकी हेल्प की, उनको बताया और आज उन्होंने खुद इंडिया का पहला डोंकी कंजर्वेशन पार्क स्टार्ट किया है लद्दाख में उन लोगों ने मिलकर। अच्छा। जहाँ पे वो डोंकीज को, जो स्ट्रे डोंकीज है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इंजर्ड डोंकीज को रखते हैं, साथ ही साथ मिल्किंग का भी वो स्टार्ट करेंगे आगे चल के, जिस मिल्क से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और मेड इन लद्दाख के नाम से उस प्रोडक्ट्स को वो निकालेंगे। हम्म। तो ये कहा जाए कि बेसिकली लद्दाख के लोगों ने आपको ढूंढा, क्योंकि मैं पूछना चाह रही थी कि इधर आपने जिन जगहों में काम किया था ना, वो मैदानी इलाके थे और एकदम से पहाड़, और लद्दाख तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट स्टेशन कहा जाता है, तो वहां पर आपने इसके लिए कैसे सोचा? तो आपका कहना यह है कि एक तो मतलब जब शेल्टर और उनको बचाने और एक अवेयरनेस की बात ऑलरेडी वहां पर है, तो आगे आपको क्या लगता है वहां आप और किस तरह की मदद कर सकेंगी लद्दाख में? लद्दाख के प्रोजेक्ट को डेफिनेटली हम भी चाहते हैं वो प्रोजेक्ट आगे जाए, लोग और मिलजुल के सामने आए, उस प्रोजेक्ट को लेके जाए। लद्दाख में काम करना अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट की साइड बहुत काम कर चुके थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोग किसी पहाड़ी इलाके पे गए काम करने के लिए, और वो भी लद्दाख जैसे एनवायरमेंट में काम करना, लोगों के साथ मिलजुल की कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, वो अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी लद्दाख के प्रोजेक्ट को हम उन लोगों को हम और उनके साथ जुड़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी प्रोजेक्ट्स हम वहाँ लेके जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का जो सोप मेकिंग का है, अभी हमारे विचार है कि हम ठंड जैसे ही खत्म होता है वहाँ पे अभी इस टाइम स्नोफॉल होती है, मार्च अप्रैल में हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाएंगे जहाँ पे हम उनको सोप मेकिंग के टेक्निक सिखाएंगे कि आप कैसे सोप बना सकते हैं। उस दूध को, स्ट्रे डोंकीज को आप शेल्टर तो प्रोवाइड करें, एट द सेम टाइम उनको एक सस्टेनेबल मॉडल भी चाहिए उस शेल्टर को चलाने के लिए। तो सस्टेनेबल मॉडल के लिए हम डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे और उनको सोप मेकिंग से जो टेक्निक्स और स्किल्स हैं वो हम अभी अप्रैल में कैंप लगा करके उनकी महिलाओं को बताएंगे कि वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। जी। अच्छा पूजा, आपने इस अपने बेसिक प्रोजेक्ट में ग्रामीण महिलाओं के लिए और जो मतलब इस गधी पालन वाले जो गधा पालन से जुड़े हुए परिवार थे, उसमें महिलाओं को काम से काफी जोड़ा और एक उसका काफी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकल के आए। तो बहुत सी ग्रामीण महिलाएं अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी जो बहुत स्किल्ड नहीं है, कैसे शुरू कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हम मेनली कम्युनिटी में मेल के साथ काम करते थे। वहाँ पे आपको भी पता होगा कि इंडिया में एक रूरल एरियाज में है कहीं ना कहीं अभी भी एक ख्याल की औरतों को बाहर नहीं निकलने देना, औरतों को काम करने नहीं देना है। तो जब हम लोगों ने दिल्ली और आसपास की यूपी की कम्युनिटीज में काम किया था एंड यूपी के कुछ गांव में, महाराष्ट्र में हम लोगों ने काम किया था कुछ गांव में, तो वहाँ पे एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लॉन्च किया था जहाँ पे हम उन महिलाओं को मोटिवेट करते थे रूरल एरियाज में, उनको समझाते थे कि आप कैसे अपने हाउस होल्ड इनकम को, एक घर के इनकम में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, आप छोटी छोटी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते थे। एक पार्टिसिपेशन हमने डोंकी मिल के थ्रू उनको करवाया था। अगर मैं सुझाव देना चाहूँ, अगर मैं बताना चाहूँ उनको कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी नहीं है हर बार आपको कुछ नई चीज लेके आनी है। आप बिजनेस उस चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी सदियों से करते आ रहे हैं या आपके परिवार करते आ रहे हैं। ग्रामीण में एक अच्छी बात होती है, महिलाओं के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी ऑलरेडी होती है, उनको कोई ना कोई स्किल होता है। कोई अचार बनाना जानती हैं, कोई कढ़ाई बुनाई जानती है, कोई हैंडीक्राफ्ट होता है, कोई घर में ही चादर बना देती हैं, रजाइयाँ बना देती हैं। उनको भी आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बेच करके, आसपास के लोगों को जोड़ करके भी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल
पापड़ का एग्जाम्पल ही सबसे बहुत बड़ा ग्रामीण उद्योग में हम सामने ला सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे खादी उद्योग जो है वो गांव में फैल रहा है, औरतों को एजुकेशन दे रहा है, स्किल्स दे रहा है, और छोटे छोटे चीजों से, पापड़ से, अचार से, कोई साबुन से, नए स्किन केयर प्रोडक्ट से, एक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में धीरे धीरे अपना योगदान दे रही हैं। हम्म। तो ये अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या उनको करना है, और उसके लिए जो एक अपलिफ्टमेंट के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जुड़ने की उनको जरूरत है। हाँ, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, आपने ये बात बहुत सही कही है। बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो महिला उद्यमी को लिए स्टार्ट किए गए हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट किए गए हैं। छोटे छोटे सब्सिडी बेसिस लोन होते हैं। एक तो मुद्रा लोन हो गया जो छोटे व्यवसाय को भी दिया जाता है, 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन होता है, आप सब्सिडी पे ले सकते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम चलाए जा रहे हैं, उन स्कीम्स तक आप पहुंचे, उन स्कीम्स के बारे में आप जाने। एंड महिलाओं के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा रूबरू नहीं होती हैं, तो उनको पता नहीं होता है कैसे सर्च करें, उनके बारे में कैसे जाने। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आई एम श्योर उन लोगों को फोन चलाना आता होगा, उनसे कहें आप बैठ के कि थोड़ा बहुत सर्च करके बताइए। ऐसे हजारों लाखों स्कीम हर एक गांव में गवर्नमेंट लेके जा रही है, खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हम लोग भी, मैंने खुद भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है शहर में रह के उन स्कीम्स को लिया है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं। जी, तो एक इस सारे प्रोसेस में आपने एक बात ये कही कि अगर महिलाओं को टेक्नोलॉजी का बहुत तजुर्बा नहीं है तो वो घर में जो बच्चे हैं, थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई या फोन से, आजकल फोन तो सब जगह इंटरनेट भी पहुंचा हुआ है, तो उनका सहारा ले सकते हैं इस काम के लिए। तो पूजा, एक बात है, तंत्र या सिस्टम कोई भी हो, महिलाओं की पहली चुनौती मेल डोमिनेंस से निपटने की होती है। आपका क्या अनुभव है, या यूँ कहें कि आपका जो उद्यम है उसका इकोसिस्टम कैसा है? ये बात आपने बहुत सही कही है। चाहे आप एजुकेटेड है, शहर से आए, आप गांव से आए, किसी विलेज से आए, एक ये जो मेल डोमिनेंस की अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप में हो या किसी भी व्यवसाय में हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। साथ ही साथ हम कितना भी बात कर लें कि भारत डेवलप हो रहा है, ये चीज हम खत्म कर रहे हैं, फेमिनिज्म ले आए, कुछ भी ले आए, बट एक साइड में इसका 1% तो आपको देखने को मिलता ही है। मेरे इकोसिस्टम की बात करें तो ये मैंने भी झेला है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की कोशिश यहाँ करूंगी मैं कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी ये डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा डोमिनेंस तो बात आ जाती है फंडिंग की। जब आप फंड्स के लिए जाते हैं तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स और मेल एंटरप्रेन्योर्स में कहीं ना कहीं आपको भेदभाव किसी ना परसेंट पे देखने को मिल जाता है। आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले मैं एक एंजल इन्वेस्टर्स थे, उनके फॉर्म में मैं पिच कर रही थी, उनको मैं बता रही थी अपने स्टार्टअप के बारे में फंड रेज करने के लिए। उस टाइम मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो रहा था, खत्म हो रहा था मेरा मास्टर्स, और भारत में ऐसा सोचा जाता है कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए या उनको घर सेटल कर लेना चाहिए। तो मैं उस दौरान मैं पिच कर रही थी अपने आइडिया को, और उनके वो बहुत ही एजुकेटेड वेल नोन इन्वेस्टर थे हमारे इकोसिस्टम के। उन्होंने मुझसे ये कहा था, अब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल में आप सेटल हो जाएंगी, तो इस स्टार्टअप को आप कैसे देखेंगी या इस स्टार्टअप को आप कैसे मैनेज करेंगी? मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि एक एजुकेटेड इंसान के से आप ऐसा सुनने को मिल रहा है। अगर कोई मेल वहाँ पिच कर रहा होता तो उनसे ये सवाल नहीं पूछी जाती, बट फीमेल एंटरप्रेन्योर से यूजुअली ये सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। ये हर एक व्यवसाय में होता है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे एमएनसी हो, सोशल सेक्टर हो, वुमेन को लेकर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करेंगी ये। तो ये मुझे भी एक्सपीरियंस करने को मिला था, एंड आई थिंक
आज हर एक सिस्टम में साथ ही साथ ये डोमिनेंस के साथ एक ये भी पॉजिटिव चीज हो रही है कि अब हम स्टैंड ले रहे हैं, अब औरतें स्टैंड ले रही हैं, आप बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम उनको आंसर कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। धीरे पर सही बात है। स्लोली ही, हाँ स्लोली ही वो स्टार्ट हो रहा है, बट ये एक सिस्टम, एक परसेप्शन चेंज होता जा रहा है, लोगों की सोच विचार साइड बाय साइड, वो औरतों की सोच और साथ ही साथ जो मेल है अपनी सोसाइटी में, उनकी भी सोच चेंज हो रही है। हम स्टैंड लेना सीख रहे हैं, जो सबसे बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। ये बात आपने बहुत सही की। सबसे पहले तो महिला को खुद अपना सोच बदलने की जरूरत है कि लेट डाउन नहीं होना है, क्योंकि लेट डाउन होने करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। किसी को सपोर्ट करने के पहले ये होता है कि जितने डाउट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, वो पहले ही कहकर वो देख लें कि इनके पैर जमीन पर कितने मजबूती से खड़े हैं। ये राइट हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने मैम। को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना कॉन्फिडेंस स्टेटस बिल्कुल साथ में लेके, क्योंकि ये सारे सवाल आएंगे और इनको फेस भी करना है। अच्छा, एक चीज वैसे तो मैं भी आऊंगी इस बात के ऊपर कि आपका हाँ जी। अपना जो काम है वो कैसा चल रहा है। उसके साथ में एक चीज सवाल था एक और मन में कि कोविड के समय गधी के दूध के दाम काफी बढ़ गए थे, तो ऐसा अचानक बड़ी डिमांड के वजह से हुआ था या कि कुछ और वजह भी थी? मैं कहूँगी कुछ और भी वजह थी। डिमांड तो कोविड के टाइम में बढ़ी थी, बट साथ ही साथ मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये होता है हमारे इकोसिस्टम में कहें या हमारे भारत देश में कहें कि कुछ बात अगर कोई एक कमेंट कर देता है तो फैल जाती है। अभी कोविड के पहले एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसी टाइम ये आया था कि डोंकी का जो दूध है वो 7,000 रुपए लीटर हो गया है। ये आर्टिकल था, जबकि हम कम्युनिटी में जहाँ काम करते हैं वहाँ अब मैक्स टू मैक्स हम 2,000 रुपए लीटर तक देते हैं, उससे ज्यादा हम दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। और मिनिमम जो हमारा रेट होता है 1,300 रुपए होता है, हम उतने से 1,300 से लेके 2,000 के बीच में हम खरीद लेते थे। एंड अचानक से ये आर्टिकल आया था 7,000 वाला, एंड मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लग गए थे। सब लोगों को पैसा दिखता है तो चमक भी जल्दी जाता है। तो सारे जो एजुकेटेड भी लोग थे, पीएचडी के स्टूडेंट्स, फार्मा के स्टूडेंट्स, सब कॉल करके कह रहे थे कि हमें डोंकी फार्म ओपन करना है, आप मिल्क खरीदेंगी। तो मुझे ये जानना था कि ये अचानक से क्या हो गया कि 7,000 रुपए लीटर हो गया। तो मेरी बात हो रही थी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिस्ट है, उनसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनसे बात हो रही थी। वो मुझे बता रही थी कि एक इंटरव्यू दे रही थी वो, और उन्होंने गलती से ये चीज को मेंशन कर दिया था कि 2,000 से 5,000 रुपए लीटर या 7,000 रुपए लीटर भी प्राइस जा सकता है बोला गया था। एंड मीडिया ने वो पब्लिश कर दी थी कि 7,000 रुपए लीटर है, हो गया। एंड हाँ, फिर इसी वजह से वो प्राइस कोविड में इतना ज्यादा बढ़ गया था। अब किसने उस प्राइस पे डोंकी का मिल्क खरीदा वो मुझे भी नहीं पता। मैं भी इस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी और मुझे भी नहीं पता, बट जो मार्केट रेट है, जो भी करंट मार्केट रेट है 2,000 के ऊपर का नहीं है। और ये बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे मीडिया आर्टिकल इतना ज्यादा उसको हाईलाइट कर दी है, जो एक अफवाह की तरह फैलती जा रही है। और बहुत सारे लोग बिना मार्केट को मापे, बिना मार्केट को चेक किए, रिसर्च किए हुए इस बिजनेस में उतर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि खरीदेगा उस मटेरियल को कौन 7,000 रुपए। मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये पॉडकास्ट वो सुन रहे हैं, कि आप पहले रिसर्च करिए प्राइस के ऊपर कि एग्जैक्ट क्या प्राइस है। आप उस एक्सपेक्टेशंस के साथ उतर जाएंगे जो मीडिया ने दिखाया है, तो वो एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत होगा। आपको उस रेट में बायर्स यहाँ नहीं मिल पाएंगे। सही बात है। अच्छा, पूजा, डोंकी मिल्क का मार्केट और उसके फ्यूचर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मार्केट मैम बहुत बढ़ रहा है और बहुत रैपिडली। मैंने 2016 में रिसर्च स्टार्ट किया था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, मार्केट जीरो पे कहूंगी मैं भारत के अंदर। कोई आर्टिकल, कुछ भी, कोई लोग बात नहीं कर रहे थे। 2017-18 में मैंने फाइनली एक कॉलेज का प्रोजेक्ट किया था और 18 में एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कदम रखी थी ना। उस टाइम भी मार्केट नहीं था। मैंने खुद ही मैं शुरुआत से इस मार्केट पे काम करते आ रही हूँ। अब लोग
अंदर आ रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी हम बहुत ही पुराने प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर। उनमें से जो कुछ लोग पहले से काम कर रहे थे उनमें से हम एक हैं। एंड मार्केट रैपिडली चेंज हुआ है। लास्ट 5 साल का या 4 साल का मैं मार्केट रेंज बताऊं तो बहुत चेंज हो गया। 10 गुना 20 गुना रफ्तार से वो मार्केट बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रहा है, बहुत लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। बट एक चीज इस मार्केट में हो रही है अभी कि लोग छोटे तौर पे इस मिल्क के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पर लोग जो है बड़े तौर पर उस मिल्क को बेचना चाहते हैं, बल्क में मिल्क बेचना चाहते हैं। खरीदना लोग स्मॉल बैचेस में चाहते हैं, जो मैंने मैप किया है, अभी एनालाइज किया है। मार्केट डेफिनेटली एक ग्रोइंग मार्केट है। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि डोंकी मिल्क फ्यूचर का फर्मा फूड है। सुपर फूड में डोंकी मिल्क को कंसीडर किया जाएगा। कॉस्मेटिक फील्ड में, न्यूट्रिशन के फील्ड में डोंकी मिल्क अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिसिन साबित होगा और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो हम आप देख भी सकते हैं, आप गूगल कर लेंगे तो पता लग जाएगा। मैं 2016 और 2022 को अगर मैं कंपेयर करूं आपस में मिलके लास्ट ईयर दिसंबर तक, तो मैं खुद ही बता सकती हूँ, मैंने खुद मार्केट में रह के उस मार्केट को ग्रो होते देखा है, डिमांड को ग्रो होते देखा है। लोगों का एजुकेशन जो हम लोगों ने ग्रो किया कैंपेन के थ्रू, उनको और दुगना होते देखा है हम लोगों ने। वो तो सही बात है। और पूरी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, जिस तरह से आपने उसके लिए माहौल बनाया। बिल्कुल। हाँ जी। पूजा, आज शायद आपके पास जितना आप व्यस्त हैं तो बहुत समय भी नहीं होगा पीछे मुड़कर देखने का, यानी कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ और आगे कौन सी मंजिलें आपके सामने बाकी हैं। तो आप अपनी ग्रोथ के ग्राफ और उसके फ्यूचर में एक्सपेंशन के अर्थतंत्र को कैसे डिफाइन करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल मैम, शुरुआत हमने बहुत ही छोटे तौर पे किया था। मैं उस दौरान जब शुरुआत की थी तो मैं खुद ही एक स्टूडेंट थी। मैं अपना मास्टर्स पूरा कर रही थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। तब मैंने शुरुआत की थी 2017 में 18 में। एंड लास्ट 3.5-4 साल से हम मार्केट में हैं। हमने मार्केट का मैं ये कहूँगी कि इस इकोसिस्टम का खराब पीरियड भी देखा है कोविड के दौरान, और अच्छा पीरियड भी देख रहे हैं हम लोग। एंड जो हमारी ग्रोथ हुई है वो बहुत ही स्मॉल तौर पे हम लोग स्टार्ट हुए थे और स्लोली बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो ग्रोथ के एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम पहुंच गए हैं या हम लोग एक सक्सेस के ऊपर टच हो गए। मैं ये डेफिनेटली नहीं कहूँगी। अभी बहुत कुछ हमें सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट जो 1-2 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था, सिर्फ अकेले मैंने स्टार्ट किया था, वो चीज़ ग्रो हो करके आज 5 लोगों की टीम हो गई। हम 4 कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स हुई हैं, उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। बहुत सारे रियलिटी कॉम्पिटिशन जो हुए थे, हम लोग शार्क टैंक इंडिया में थे, हॉर्सेस टेबल में थे, बहुत सारे अवार्ड, बहुत कुछ ले चुके हैं। एक 4 साल का जो हमारा सफर था स्टार्टअप इकोसिस्टम में और इस बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट को चलाने का, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ हम बढ़े हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आगे चल के और भी चीज़ें हमें देखनी है, हमें इम्प्रूव करनी है, सीखनी है, और भी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है। हम एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी इस लॉन्च के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। बट मैक्सिमम बाय अप्रैल हमारा टारगेट है कि हम बहुत ही रिसर्च के बाद कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगी। उसके ऊपर हम लास्ट 2 साल से काम कर रहे थे। फाइनली अब राइट टाइम आ गया है कि उसको हम लॉन्च करें, मार्केट में लेके आए, जो हम अप्रैल में अब लॉन्च कर देंगे। बहुत ही इफेक्टिव क्रीम होगा वो। एंड और भी प्रोडक्ट लाइंड अप हैं, और भी कम्युनिटीज के साथ काम करना लाइंड अप है, और हम धीरे धीरे उसकी ओर जा रहे हैं। अच्छा पूजा, एक बार मैं चाहूंगी कि इस समय मार्केट में आप जो प्रोडक्ट ओवरऑल लेकर चल रहे हैं, एक आउटलाइन उसकी भी दे दें, ताकि जो हमारे नए श्रोता है, जो हमारे नए सुनने वाले हैं, उनको आपकी पूरी चीजें पता चल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सो
हम लोगों के पास जो करंटली मैं बताऊं, हम लोगों ने स्टार्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ किया था 2017 में। अभी हमारे पास टोटल 5 वेरिएंट्स हैं सोप्स के। हम लोग हैंडमेड सोप बनाते हैं, बेस डोंकी मिल्क होता है और गधी की दूध की डोंकी मिल्क की जो खासियत होती है, हमने बात कर ली बट हमने ये बात नहीं की कि क्यों डोंकी मिल्क को यूज किया जाए। डोंकी मिल्क अपने आप में नेचुरल एंटी एजिंग का काम करता है। उसमें विटामिन ए, बी, ई, सी होते हैं जो आपकी पिगमेंटेशन पे, हाइपर पिगमेंटेशन पे, एक्ने पे, आपका स्किन डलनेस हो गया है या स्किन में एलर्जी है, उसको जड़ से जा करके रूट से रिमूव करता है। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग एश्योरिटी देते हैं कि विद इन 4 वीक्स आपको डिफरेंस आपकी स्किन पे दिखेगा। ये इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है। साथ ही साथ हमारे जो सोप्स है वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हमने डेवलप किया है। बहुतों सालों का रिसर्च इसमें हमने डाला है। एंड इंडिया में एक चीज हमने नोटिस की है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को बस पढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम हुई कि किसी को पिंपल आ गया, वो पढ़ते पिंपल की क्रीम दे दो या पिंपल का फेस वॉश दे दो और खरीद लेते हैं जाके। एंड वो चीज उस पर इफेक्ट नहीं करता, ऊपर साइड इफेक्ट और हो जाता है। रीजन, हम लोग प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं उसको सॉल्व करने का, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा और हमारा स्किन टाइप कौन सा है। ऑयली स्किन वालों को भी पिंपल आता है या हाइपर पिगमेंटेशन होती है, ड्राई स्किन वालों को भी हो जाता है या कॉम्बिनेशन को भी हो जाता है। उसी बेसिस पे हम लोगों ने उस प्रॉब्लम की और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप किया है जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है ऑर्गेनिको organiko.in। उसके थ्रू हम सेल कर रहे हैं। हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मौजूद हैं अक्रॉस इंडिया। अभी हमने रिसेंटली द बेटर इंडिया मार्केट लॉन्च हुआ है, बेटर इंडिया के प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। वहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं जी। तो बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ, और जिस नए काम को आपने जब शुरू किया था तब से लेके वही कमिटमेंट मैं देख रही हूँ आपका आज भी बरकरार है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक चीज पैशन में शुरू कर दी जाती है, लेकिन जब आप उसका बिजनेस करते हैं और सोशल कॉज भी आपने उसके साथ जोड़ा है, तो कुल मिला के ये कि बहुत हेल्दी ढंग से आप सारी चीजों को लेकर अब तक आपकी यात्रा रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी आपके ये हौसले बने रहें और आप सफलता के शिखर लांघती हुई आगे बढ़े। महिला उद्यमी का जो एक जितना भी संघर्ष का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उस सबको आपने फेस किया है, उस सबको पार किया है। तो बहुत तरह की मिसालें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही बधाई की पात्र हैं आप, और चाहती हूँ कि ये यात्रा आपकी ऐसे ही अनवरत चलती रहे। बहुत धन्यवाद पूजा, आप हमारे साथ शामिल हुई और अपने अनुभव आपने शेयर किए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। थैंक यू।